एक शहाबुद्दीन जिसके खिलाफ 18 साल की उम्र में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए। एक शहाबुद्दीन वो जो 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतकर बिहार की विधानसभा में पहुंचा। एक तरफ वो शहाबुद्दीन जिस पर हत्याओं और किडनैपिंग्स जैसे अपराधों की सूची पड़ती है, तो दूसरी तरफ वो शहाबुद्दीन जिसने 1986 से लेकर अब तक 4 लोकसभा चुनाव जीते। अगर हमको इस रूप में पसंद करते हैं, जिस रूप में आप कह रहे हैं, ऐसे है नहीं कहीं कुछ, ये क्रिएटेड बाय मीडिया है, क्रिएशन बाय मीडिया। तो अगर इसी रूप में पसंद करते हैं, मुझे खुशी है कि मैं इसी रूप में रहूं। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। 90 के दशक में बिहार में अपराध का ऐसा बोलबाला था कि लोगों को सड़कों पर बाहर निकलते हुए डर लगता था। लूटपाट, मारपीट, झगड़ा, अपहरण, रंगदारी, हत्या जैसी घटनाएं वहां आम थी और बिहार की इसी आपराधिक पृष्ठभूमि में दहशत का एक नाम बड़ी तेजी से उभर रहा था और वो नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन का। अपराध और राजनीति के संगम से पैदा हुए इस बाहुबली को सिवान का सुल्तान कहा जाता था। आज जब देश भर में लोकतंत्र का महोत्सव मनाया जा रहा है तो भले ही शहाबुद्दीन का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं सुनाई पड़ रहा है, पर एक वक्त था जब सिवान में उसकी तूती बोलती थी। खूंखार डॉन और बाहुबली राजनीतिज्ञ शहाबुद्दीन ने जेल में रहते हुए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और फिर मुड़कर नहीं देखा। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम का एक वक्त पर बिहार में ऐसा खौफ था कि आम जनता तो छोड़ो, बड़े नेता, अधिकारी, पुलिस सब उनसे खौफ खाते थे। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन की मर्जी के बिना बिहार के सिवान जिले में तो पत्ता तक नहीं हिल सकता था। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा आज इसी बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। बिहार में सिवान जिले के प्रतापपुर में 10 मई 1967 को जन्मे मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उच्च शिक्षा हासिल की थी। सिवान में ही स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों से ही शहाबुद्दीन का नाम अपराध से जुड़ने लगा। 1986 में जब वो 19 साल के थे तो उनके ऊपर पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ। शहाबुद्दीन के लिए तो क्राइम की ये शुरुआत थी। इसके बाद तो वो एक के बाद एक खौफनाक वारदातों को अंजाम देते रहे। कई मामले शहाबुद्दीन पर दर्ज होने लगे। समय के साथ अपराध में शहाबुद्दीन का दबदबा बढ़ा और सिवान में हुसैनगंज थाने की पुलिस ने शहाबुद्दीन को ए कैटेगरी का हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया। शहाबुद्दीन के राजनीति में कदम रखने का किस्सा जितना रोचक है उतना ही आश्चर्यजनक भी। जब अपराधों की लिस्ट बढ़ने लगी तो शहाबुद्दीन ने राजनीति का दामन थामने का मन बनाया। 1985 चुनाव में जरदोही सीट से शहाबुद्दीन ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। आश्चर्य की बात यह है कि चुनाव के वक्त शहाबुद्दीन की उम्र बेहद कम थी। जेल में ही समर्थकों ने उसे चुनाव लड़ने के लिए कहा तो शहाबुद्दीन ने उसी जीरादेई सीट से पर्चा दाखिल कर दिया। बीबीसी के साथ बातचीत में इस चुनाव में शहाबुद्दीन का प्रचार करने वाले नन्हे ने बताया था कि हमने चुनाव के दौरान सिवान में दंगा करा दिया था। इसके बीच शहाबुद्दीन ने चुनाव लड़ा और 378 वोटों से कांग्रेस के विधायक रिटायर कैप्टन त्रिभुवन सिंह को हरा दिया। शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने की तब एक और वजह बताई जाती थी। साल 1985 में रिटायर कैप्टन डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह जीरादेई से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। तब किसी मामले में शहाबुद्दीन को विधायक से पैरवी करवाने की जरूरत पड़ी तो ईमानदार छवि वाले कैप्टन त्रिभुवन सिंह ने साफ मना कर दिया था। खुद विधायक से मिलने गए शहाबुद्दीन से उन्होंने कहा कि बदमाशों, अपराधियों की पैरवी नहीं करेंगे। इसके बाद ही किसी मामले में शहाबुद्दीन को जेल जाना पड़ा, जहां उसके साथियों ने राजनीति के मैदान में त्रिभुवन सिंह के खिलाफ उतरने के लिए शहाबुद्दीन को तैयार कर लिया। इस तरह जेल में रहते हुए शहाबुद्दीन ने राजनीति में कदम रखा और उसे जमानत भी मिल गई। इसके साथ ही शुरुआत हो चुकी थी एक शातिर अपराधी की राजनीति से जुड़ने की। इसके बाद तो क्राइम के साथ साथ राजनीति में भी इस बाहुबली का ग्राफ बढ़ता चला गया। सिवान का ये डॉन धीरे धीरे पूरे बिहार में फेमस होने लगा। लोगों में शहाबुद्दीन का इतना डर था
कि कोई उनके खिलाफ कुछ भी कहने से बचता था। दो बच्चों को तो मारा गया, लेकिन तीसरे बच्चे को मार देने के बाद हमारी जिंदगी में वैसा परिवर्तन आया कि लगा कि हमारी मौत हो गई। पता नहीं हम लोग का क्या होगा बाबू, भगवान जाने। कहे या कल कुछ हो सकता है तो आदमी कुछ कह नहीं सकता है। क्या नहीं कह सकते? उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। आज कह दे या न्यूज में आ जाए और कल कुछ हो जाए तब तो कौन जिम्मा लेगा? कौन जिम्मा ले सकता है इसका? पर जाएंगे सलामत कर सलाम करेंगे, गुड़ छुएंगे तो जिएंगे, या नहीं तो बकिया सब भूंज दिया जाएगा। इसी दौरान शहाबुद्दीन लालू यादव के करीब आए। ये वो दौर था जब 25 दिसंबर 1990 को सोमनाथ से भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने रामरथ यात्रा निकाली थी। अक्टूबर 1990 में रामरथ बिहार पहुंचा तो लालू प्रसाद ने समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया था। यह वही साल था जब शहाबुद्दीन ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और ध्रुवीकरण के उस दौर में जीत भी हासिल कर ली। शहाबुद्दीन का चुनाव चिन्ह शेर था। लालू यादव को अपना दबदबा बनाने के लिए एक दबंग आदमी की जरूरत थी और शहाबुद्दीन को एक बड़ी पार्टी का प्लेटफॉर्म चाहिए था। बस यहीं से अपराध के एक नए युग की शुरुआत हुई। 1991 लोकसभा चुनाव में जनता दल को बड़ी जीत मिली। इन लोकसभा चुनावों में शहाबुद्दीन ने अपने बाहुबल से तो लालू यादव का साथ दिया ही, साथ ही मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में भी अहम भूमिका निभाई। वहीं अब बिहार में जनता दल की सरकार बन चुकी थी तो सिवान में शहाबुद्दीन की सरकार चलती थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन का खौफ तो पहले ही था, लेकिन अब तो जैसे शहाबुद्दीन की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। लालू यादव के राज में शहाबुद्दीन का रुतबा भी बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस ने उन्हें कुछ भी कहना बंद कर दिया था। चाहे ये बाहुबली कोई भी अपराध करे, पुलिस और प्रशासन ने तो जैसे आंखें ही बंद कर ली थी। सिवान में शहाबुद्दीन की पैरेलल सरकार चलती थी। लोगों के लड़ाई झगड़े निपटाने हो या घरेलू विवाद, भूमि का बंटवारा करना हो या उससे जुड़ा कोई विवाद, सिवान में पुलिस या प्रशासन का कोई रोल नहीं था। वहाँ सिर्फ शहाबुद्दीन का राज चलता था और लोग भी उन्हें साहिब के नाम से बुलाते थे। शहाबुद्दीन ने 1995 में जनता दल की सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके तुरंत बाद 1996 में शहाबुद्दीन को लोकसभा का टिकट दे दिया गया और पहली बार सिवान का साहिब संसद तक पहुंचा। 1997 में आरजेडी बनी और लालू यादव की सरकार आई तो शहाबुद्दीन का कद और बढ़ गया और साथ ही बढ़ गई गुंडागर्दी। फिर तो सिवान की हर गली में शहाबुद्दीन के कटआउट लगाए जाने लगे। उसने जिले में अपनी समांतर सत्ता स्थापित कर ली। वह अदालत लगाकर लोगों के लिए फैसले करने लगा। भूमि विवाद का निपटारा हो या जिले में डॉक्टरों की फीस, शहाबुद्दीन ही तय करता था। 1999 में बिहार के वामपंथी नेता छोटे शुक्ला का अपहरण होता है और फिर हत्या हो जाती है। इस अपहरण और हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पर लगता है, लेकिन पुलिस उनके गिरेबान पर हाथ डालने की हिम्मत तक नहीं करती। हालांकि बाद में इस मामले में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वो लंबे समय तक जेल में बंद रहे थे। सीपीआई के कार्यकर्ता के अपहरण और हत्या के मामले में 2004 के लोकसभा चुनाव से 8 महीने पहले शहाबुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सिवान जेल में रखा गया था। जेल से भी उनकी राजनीति वैसे ही चलती रही। कुछ दिनों बाद ही शहाबुद्दीन ने मेडिकल के नाम पर खुद को अस्पताल में शिफ्ट करवा लिया और वहीं से चुनाव लड़ा। अस्पताल में एक पूरा वार्ड शहाबुद्दीन को दिया गया था। वो यहीं अपने नेताओं से मिलते, चुनाव की रणनीति बनाते। वार्ड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहती। ऐसा लगता अस्पताल नहीं शहाबुद्दीन का ऑफिस हो। इन हालात में पटना हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और सरकार को निर्देश दिया कि शहाबुद्दीन को वापस जेल भेजें। तब शहाबुद्दीन को जेल लौटना पड़ा था। जब 2004 के चुनाव हुए तब शहाबुद्दीन पर 500 से ज़्यादा बूथ लूटने के आरोप लगे। उस सीट पर एक बार फिर चुनाव करवाया गया। जेडीयू के ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन दूसरी बार भी जीत शहाबुद्दीन को ही मिली। चुनाव जीतने के बाद तो वहां पर शहाबुद्दीन का कहर ऐसा बरपा कि कई जेडीयू कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो गई। चुनाव में तो शहाबुद्दीन जीत चुके थे, लेकिन यहां से उनके बुरे वक्त की शुरुआत हो गई थी।
2004 में बिहार में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक दुकानदार चंदा बाबू के 3 बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और बाद में 2 भाई गिरीश और सतीश के ऊपर तेजाब डालकर उनकी हत्या कर दी। राजीव बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। इस डबल मर्डर केस के आरोप भी शहाबुद्दीन पर लगे। ये केस सालों तक चलता रहा। 2015 में इस डबल मर्डर केस के चश्मदीद राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहाबुद्दीन पर एक के बाद एक मामलों पर सजा सुनाई जा रही थी। इसी दौरान एक बार पुलिस शहाबुद्दीन के पुश्तैनी घर में छापेमारी करने पहुंची तो उनके घर से कई पाकिस्तानी हथियार AK-47 सेना के नाइट विजन डिवाइस बरामद हुए। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। सिवान के डॉन के आतंक की चर्चा अब पूरे देश में थी। 2005 में शहाबुद्दीन दिल्ली संसद सत्र में हिस्सा लेने आए हुए थे। बिहार पुलिस ने उन्हें दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया। हत्या, अपहरण, बमबारी, अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली करने जैसे कई मामले शहाबुद्दीन पर दर्ज हो चुके थे। शुक्ला हत्याकांड में कोर्ट ने शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा भी सुना दी थी। 2009 में कोर्ट ने इस बाहुबली नेता के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी हिना शहब को चुनाव लड़वाया, लेकिन हिना को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2014 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन दूसरी बार भी वो नहीं जीत पाई। इसी बीच डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। कोविड के दौरान भी मोहम्मद शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में थे। कोविड की वजह से उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बता दें आपको, बिहार से जुड़ी हुई। दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर। आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की दिल्ली में कोरोना से मौत हो गई है। बिहार का ये खतरनाक बाहुबली जो किसी से न हारने का दम भरता था, मौत के सामने हार चुका था। माना जाता है कि बिहार में शहाबुद्दीन जैसा बड़ा डॉन कोई दूसरा नहीं हुआ। तो यह थी आज की हमारी एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।